चलो आज का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहां पर कहता कि ये एक्शन रिएक्शन जो होगा, एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि जब भी दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस। दोनों के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक। अब जो साइज होगा फोर्स का फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, और उसी तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो एक्ट करेगा, उन दोनों का साइज जो है इक्वल होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा अपोजिट होगा एक दूसरे के। ठीक। अब इसको ऐसे समझते हैं, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है। अब दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स बी पर लगा ए के द्वारा, तो नाम पड़ गया एफ बी ए। इसी तरह से ए पर फोर्स लगाया, बी ने लगाया, तो फोर्स ऑन ए बाय बी। ये हमेशा याद रखना है। एफ बी ए का मतलब क्या है? जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इसी तरह से एफ ए बी लिखते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब इन दोनों का डायरेक्शन देखो अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ ए बी माइनस एफ बी ए के इक्वल, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको दिमाग में रखना है। हमारे काम का चीज सिर्फ ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जब भी दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा पहले पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जब ए बी पर फोर्स लगाएगा तो हम एफ बी ए लिखेंगे, और ए पर जब बी फोर्स लगाएगा तो एफ ए बी लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये एक बॉल, दूसरा बॉल, 1 2, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ए 1 वाला 2 पर जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स 2 पर लगा 1 के द्वारा, तो फोर्स ऑन 2 बाई 1। फिर 2 वाला 1 पर एक फोर्स लगाया,
तो -1 पे लगा बाई 2, ऐसे लिखेंगे। जिस पर लगेगा उसको पहले, जिस पर लगेगा उसको पहले, जिसके द्वारा लगेगा बाद में। तो F21 का मतलब 2 पर लगा, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। F12 का मतलब 1 पे लगा, 2 के द्वारा। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? F12 F21। चलो आगे बढ़े। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट और ये ब्लॉक डायग्राम हमारा होना चाहिए। हो गया? चलो यही है फिर। अब आ जाए यहां पे जो एक्शन रिएक्शन की बात हो रही है, इतने पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स को हम एक बार में डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ये हाँ, एक्शन रिएक्शन कहता है कि जस्ट फोर्सेस है। जो ब्लॉक डायग्राम बनाया उसी से रिलेटेड हमारा ये पार्ट है। हमने कहा कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक ब्लॉक ए, दूसरा ब्लॉक बी। अब ए ने जब बी पर फोर्स लगाया तो उसको हम एक्शन कहेंगे। इसका एक्शन हुआ बी पर, और बी ने जब फोर्स एक्ट किया तो इसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। ठीक? तो कह रहा कि एक्शन रिएक्शन जो है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में रहता है। जो अंडरलाइन कर रहे वही हमारा मीनिंग है। एक्शन रिएक्शन जब भी होगा डिफरेंट बॉडी पर होगा। ए और बी अलग अलग बॉडी है, एक बॉडी पर कभी नहीं एक्ट करेगा। तो एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। हमेशा डिफरेंट पर होगा। ठीक? यही लिखा, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है? अब कहता है कि यहां पर कहता है कि देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन एज इट इज ए मिसकंसेप्शन। कहने का मतलब है कि हम लोग ये समझ लेते कि एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, डिफरेंट बॉडी पर होगा। अब यहां पर एक्शन रिएक्शन हम लोग जब लिखे तो जैसे 1A और B की बात करें तो FBA को लिखा -FAB के बराबर। तो क्या लिखा कि ये दोनों क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक? लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों का मास अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। दोनों का मास अलग होने से दोनों लेट हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ वो उधर वो भी है ना, नाला का पानी वगैरह भी है, सूख गया। 8 बजेगा तो हमको बोल दोगे एकदम।
कल हम 1 सेकेंड लेट थे, तो मेरा जो कल आया वो इसमें जो हम लोगों का लगता फिंगरप्रिंट आउट ऑफ ड्यूटी। थैंक यू, आउट ऑफ ड्यूटी। 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड लेट। क्या करें, बहुत दिक्कत हो जाती। थोड़ा रिकैप करा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप करा दे तुम लोग, फिर लिख लेना, थोड़ा सा इसको रिकॉल करा दे। अभी जो पढ़ाया चलिए रिमोट भी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया। क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम से भी समझा। सिंपली मान लो तो इंटरैक्टिंग बॉडी है 1 और 2, तो कहता है कि यदि 1B पर या 2 पर फोर्स लगा रहा है तो इसको हम लोग एक्शन कहते हैं, और 2B पर जब फोर्स लगा रहा है, सॉरी 1 पे, तो इसको हम लोग रिएक्शन कहेंगे। तो मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो 2 पर फोर्स लगाया 1 ने, तो F21 लिखते हैं। अब F21 का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 ड्यू टू 1। जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं। तो F21 हो गया एक्शन, रिएक्शन हो गया F12। दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस साइन। क्लियर? तो हमारे काम का चीज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। ठीक, अब इसी को हम कहते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पेयर के फॉर्म में इक्वल एंड अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा। यदि ये ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये और ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा। ऐसा नहीं कि FAB का लाइन ऑफ एक्शन ये तो FBA का लाइन ऑफ एक्शन टेंजेंशियल हो जाए, लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा। ठीक, यहां तक आ गए समझ में? ठीक है, कॉपी दे दो तब तक लिख लेगी जो छूटा हुआ पार्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ठीक है, अब आगे का देख लो, उसके बाद लिखते रहना बीच में। नेक्स्ट पार्ट कहता है इसके बाद इतने पॉइंट एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। अब कहता है कि यहां पर जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जाम्पल या दो इंटरैक्टिंग बॉडी के बीच 1 और 2 के बीच लिया, तो इसने एक्शन क्रिएट किया और इसका रिएक्शन हो गया। तो एक्शन रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है वो पेयर के फॉर्म में। तो एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पर लगेगा, सिमिलर बॉडी पर नहीं लगेगा। ठीक, एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पर, सेम बॉडी पर नहीं लग रहा। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब यहां पर एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक, तभी तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA लिखे। अब कहता है कि दोनों का मास डिफरेंट है, इसलिए दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए बट दे डू नॉट प्रोड्यूस
equal acceleration due to different masses. आ गया समझ में? लास्ट वाला हमने कहा कि ये एक्शन और रिएक्शन है, ये एक्ट कर रहा है दूसरे बॉडी पर और ये भी एक्ट कर रहा है दूसरे बॉडी पर, तो ये 1 और 2 है, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 तो है, मैग्नीट्यूड इक्वल है यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले ले तो, लेकिन मासेस डिफरेंट होने के कारण से दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। क्लियर? चलो कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ ले लो बिल्कुल। अब आ जाओ, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पर दो तरीके से इसको लिखा गया। कहता द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, इसको आसान करते हैं। और ये ऐसे भी लिखा कि when two or more bodies act upon one another, the total momentum remains constant provided that there is no external force acting on them. इन दोनों को समराइज करके एक एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट बनाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट कि हम वैसा ही बॉडी लें, वैसा ही सिस्टम लें, जैसे मान लो हम लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, सराउंडिंग में नॉइज हो रहा है, व्हीकल चल रही है, हम लोग के पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग आइसोलेटेड कहलाएंगे। तो कहता कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आइसोलेटेड का मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0। इसके लिए कॉमा द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? टोटल मोमेंटम इसका कांस्टेंट होगा। यही सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बनता है। कंजर्वेशन का मीनिंग यही है कि यदि कोई दो बॉडी के बीच कोलिजन होगा तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। यही इसका मीनिंग है। क्लियर? अब इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां पर दो कोलाइडिंग बॉडी है, एक का मास m1 u1 स्पीड, मास m2 u2 स्पीड, मास m1 v1 स्पीड, मास m2 v2 स्पीड। अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब कहता दोनों कोलाइड कर गया और कोलिजन के बाद कहता है कि दोनों का मोमेंटम बराबर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मोमेंटम कंजर्व है। तो ये हमारा बिफोर कोलिजन का पोजीशन है।
बिफोर कोलिजन, ये हमारा आफ्टर कोलिजन का पोजीशन है। हमको मैथमेटिकली शो करना है कि M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, यही हमको इनफैक्ट शो करना, प्रूफ करना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कि जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है तो यहां पर 1 और 2 के बीच कोलिजन हो रहा है। तो 2 पर जो फोर्स लगेगा बाई 1 और जो 1 पे लगेगा बाई 2 इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यही मीनिंग है। अब इसी से आ जाए हम लोग, फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सलेशन। तो 2 पर फोर्स लगा तो मास कितना लोगे, M2 लोगे। एक्सलेशन किसका होगा, 2 का होगा। ये 1 पे फोर्स लगा तो मास M1, एक्सलेशन किस में हुआ, A1 फर्स्ट में। अब इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, एक्सलेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो A2 का मतलब सेकेंड पार्टिकल, तो V2 माइनस U2 बाय टाइम पीरियड, यही फॉर्मूला कहता है। और V बराबर U प्लस AT, तो A V माइनस U बाई T इज इक्वल टू माइनस M1। A1 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो V1 माइनस C1 बाई T। T दोनों तरफ से कैंसिल, ये क्या आ गया, M2 V2 माइनस M2 U2। ये क्या आ गया, M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 U1। अब U1 और U2 को एक साथ करो तो ये क्या बन गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। आ गया समझ में क्लियरली 100%। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लें, नोट कर लिया। यही है, एक को बिगर स्मॉलर माना, सबका वेलोसिटी लिया, कोलिजन हुआ और फाइनली इंट्रैक्शन हुआ। F21 निकाला, F12 निकाला, F12 और F21 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू डाल दिया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। थोड़ा टाइम का क्राइसिस है, क्या करें। ठीक, कल इस पर रिकॉल ऑफ ए गन और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कल प्रॉब्लम भी करेंगे इस पर।